नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हमारा साइंस एंड टेक पीवाईक्यूज का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम 2011 से लेकर 2024 में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं उन सबको काफ़ी हॉलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है, जैसे पॉलिटी के पीवाईक्यू सीरीज हो गया, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद इकोनॉमी हो गया। तो इन सबको काफ़ी होलिस्टिक वे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा, आई वुड सजेस्ट कि जाइए देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, स्पेशली जो अपकमिंग 2025 का प्रीलिम्स है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बोल रहा है एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और relative position of genes of DNA sequence on chromosomes. How does this knowledge benefit us? बोल रहा है अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो साइंटिस्ट हैं बेसिकली वो डिटरमाइन कर सकते हैं क्या जो अरेंजमेंट और जो रिलेटिव पोजीशन है जीन का डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो यह नॉलेज कैसे बेनिफिट करेगा हमें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बताया। बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग आपको बताना है। इसमें से ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है। इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक। पेडिग्री मीन्स देखो जो जो बेसिकली हेरिडेटरी ट्रेट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, कि जो अभी तक जो चलता हुआ है, जैसे एंसेस्ट्री हो गया, ब्रीडिंग हिस्ट्री हो गया लाइफ स्टॉक्स का, उसको पता लगाना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोला, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड। डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड को डेवलप किया जा सकता है अगर ऐसा किया जा रहा है, मतलब जो रिलेटिव पोजीशन है, अरेंजमेंट है जीन का डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ की जा सकती है। अब बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। देखो फर्स्ट वाला, इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक्स। जी हाँ, ये सही है। ठीक है, हम जो बेसिकली हेरिडिटरी ट्रेट्स जो अभी तक चलता आ रहा है एनिमल्स का, उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हो गया एंसेस्ट्री हो गया, ब्रीडिंग हिस्ट्रीज वगैरह हो गए, हाँ, जिसे हम बेसिकली पेडिग्री ही बोलते हैं, तो उसको हम जान सकते हैं। अरे यार ऐसे जानो ना कि ह्यूमन बींग है। ठीक है, ह्यूमन बींग है, फिर उसके बाद ये कहाँ से आया, चिंपैंजी, मंकी वगैरह का कहीं ना कहीं हमसे जो जीन्स वगैरह है अप्रॉक्सीमेटली 90% मैच करते हैं ना, तो उसी के रिगार्डिंग बोल रहा है कि लाइव स्टॉक का जो पेडिग्री है हम उसे जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस। आपको क्या लगता है कि मतलब हम जितनी भी ह्यूमन डिजीजेस हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ये गलत होगा, क्योंकि देखो रीजन है ना, बहुत सारे जो डिजीजेस हैं वो डायरेक्टली जीन से एसोसिएटेड नहीं ना है। वह सारे डिजीजेस जो जीन से एसोसिएटेड होंगे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट बहुत सारी डिजीज जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, इन्फेक्शंस की वजह से होता है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है, इन सबको कैसे आप पता लगाओगे? समझ रहे हो? तो ये जीन जीन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ऑल ह्यूमन डिजीजेस पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी है ना, उसको भी हम पता नहीं लगा सकते, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। ठीक है, थर्ड वाला बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि जो ये है ना डीएनए सीक्वेंसिंग, ये अलाउ करता है साइंटिस्टों को कि आइडेंटिफाई करें और सेलेक्ट करें जीन्स जो डिजीज रेसिस्टेंट हो। ठीक है, वह ऐसे जीन्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करें, सेलेक्ट करें, जिससे जो बेसिकली डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड को डेवलप किया जा सके। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड चाहिए, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, देखो डीएनए सीक्वेंसिंग बेसिकली जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें जो बेसिस होते हैं बेसिकली उसके ऑर्डर को डिटरमाइन करना। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो आप आंसर, बेसिकली इसको डीएनए स्ट्रक्चर, ये हमारा डीएनए हो गया, ऐसे होता है ना। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में ये जो बेसिस है बेसिकली, हाँ, ये बेसिस जो लगे हुए हैं इसको आइडेंटिफाई करना, इसको अंडरस्टैंड करना, बेसिकली उसी को डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी बात कर रहा था, तो हमारा सी आंसर विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग मीन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ 4 केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसे हम बेसिस बोलते हैं, दैट मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वह डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो बनाता है बेसिकली। द सीक्वेंस इन्फॉर्म साइंटिस्ट द काइंड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो अभी तक जेनेटिक मतलब जो अभी तक जीन बेसिकली चलता आ रहा है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, दैट कैरीड इन पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट था क्योंकि हम जेनेटिक जो ट्रेड्स हैं बेसिकली चलते हुए आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि सब ज़्यादा, क्योंकि देखो इसमें ऑल डिजीजेस मेंशन था, बहुत सारे ऐसे डिजीज जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, उसको तो आप आइडेंटिफाई नहीं ना कर सकते, बेसिकली ये बोल रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, देखो थर्ड वाला, रिसर्चर्स हैव इवन बीन एबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फॉल्ट्स इन जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
और कंट्रीब्यूट टू डिजीज, ठीक है। स्पेसिफिक जो फॉल्ट्स होते हैं बेसिकली उसको हटा के दूसरे जीन को ऐड किया जा सकता है उसमें, तो बेसिकली एक डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इज रिकमेंडेड इन डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब ये है बेसिकली कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वह गुड सोर्स है किसका, एंटीऑक्सीडेंट्स का। मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प अ पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गेविटी। कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना वह एक गुड हेल्थ एंड लॉन्गेविटी को प्रमोट करते हैं, हमें ये बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, दे एक्टिवेट द एंजाइम नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन बॉडी एंड हेल्प प्रिवेंट विटामिन डिफिशियंसी। इट प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन इन बॉडी एंड हेल्प अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी। थर्ड क्या बोल रहा है, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्या बोल रहा है, दे एक्टिवेट सर्टेन जीन इन द सेल्स ऑफ बॉडी एंड हेल्प डिले इन एजिंग प्रोसेस में डिले कर देता है, ठीक है। आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वह न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जब आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के थ्रू बेसिकली जो फूड वगैरह होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कुछ होते हैं फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होता है, वह अटैक करते हैं टिश्यूज पे, हाँ, सेल्स पे, इवन डीएनए वगैरह पे अटैक करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें डैमेज होने लग जाती हैं, ठीक है, डैमेज होने लग जाती हैं। और अगर फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसको इनटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे रोका जा सकता है। और डैमेज होने की वजह से वेरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे एजिंग का प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपको वेरियस डिजीजेस हो सकती हैं, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो रिलीज होते हैं बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। तो हमारा आंसर दूसरे का सी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, द पर्पज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इज टू काउंटरएक्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी देयर बाई प्रमोटिंग बेटर हेल्थ, ठीक है। जो हार्मफुल इफेक्ट्स है बेसिकली इसका फ्री रेडिकल्स का हमारी बॉडी पे, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देता है और इसके साथ साथ एक बेटर हेल्थ को प्रमोट करता है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू रूमिंग फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स हैव द एबिलिटी टू स्टेबलाइज इट, thus मिटिगेटिंग इट्स पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, ठीक है। डैमेज ना हो बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं। थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस। फर्स्ट बोल रहा है ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड whereas वाईफाई यू कैन यूज 4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली whereas वाईफाई यूज फॉर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क ओनली, ठीक। थर्ड क्या बोला, when information is transmitted between two devices using Bluetooth technology the device has to be in line of sight of each other, ठीक है। मतलब कि देखो कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, तो बोल रहा है जब इसके पास कोई डिवाइस है, लेट्स फोन है, ये दोनों जब डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली, तो दोनों लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के पास नियर अबाउट में होना चाहिए कि जो दिख रहे हो, ठीक है। ब्लूटूथ का सीन ये बता रहे हैं, फिर वही वाईफाई का क्या बता रहा है, बट व्हेन वाईफाई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड द डिवाइस नीड नॉट टू बी इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर, ठीक है। डी क्या बोला, द स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन अबव करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बताओ कौन सा करेक्ट होगा, सोचो। देखो जो बी वाला है ना, ब्लूटूथ यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, देखो ये क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे क्या होगा, आप वायरलेस हेडफोन पहन रहे हो कीबोर्ड्स वगैरह में, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। वेयर वाईफाई यूज वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, देखो यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है वाईफाई के द्वारा, ठीक है। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को यूज किया जाता है वाईफाई के द्वारा, ठीक है। और इसी के थ्रू 4G 5G आता है ना फोन में, 4G 5G बेसिकली। तो फर्स्ट बी वाला हमारा गलत हो गया। सी वाला क्या बोला, वन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइस यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द डिवाइस हैव टू बी इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर। देखो देखो ये क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है ना,
रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है तो बेसिकली लाइन ऑफ साइट में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यह दीवालों को भी पेनिट्रेट कर सकता है। अगर आप नियर अबाउट में हो तो जो वॉल्स वगैरह होता है ना उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है। एक सेकंड थर्ड वाला हमारा गलत है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट में होना ही नहीं चाहिए। वाईफाई का भी यही सीन है, वाईफाई भी रिक्वायर नहीं होता है कि डिवाइसेज लाइन ऑफ साइट में ही हो, ठीक है। तो सी वाला भी गलत हो गया। जो ई वाला है ना, ब्लूटूथ यूजेस 2.5 गीगाहर्ट्ज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयरएज जो वाईफाई है बेसिकली 4 to 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। जी हाँ, ये हमारा सही है। ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है ब्लूटूथ एंड वाईफाई। Bluetooth is a wireless technology that used for exchanging data between mobile devices over short distance using radio waves। ठीक है, रेडियो वेव्स ये इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स आपको याद रखना है, ठीक है, कि रेडियो वेव्स के थ्रू कहीं ना कहीं डाटा का ट्रांसफर करता है। वाईफाई इट इज वायरलेस वर्किंग नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूज रेडियो वेव टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। ब्लूटूथ रिक्वायर ब्लूटूथ एडेप्टर, और हमें पता है वायरलेस एडेप्टर एंड आउटर्स की नीड होती है वाईफाई में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज की, और इसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है। कंज्यूम लो पावर, कंज्यूम हाई पावर को कंज्यूम करता है। लेस सिक्योर होता है। वाईफाई हमें ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लूटूथ में ही है कि नो नीड टू लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए डिवाइसेस के, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ ही साथ वाईफाई में भी यही सीन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज़ करता है, BPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क को यूज़ करता है, ना कि WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसको कौन यूज़ करता है, वाईफाई के द्वारा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। कवरेज देखें तो 10 मीटर का हमें कवरेज इसमें देखने को मिलता है। मतलब एक पर्सन जो होता है, मतलब जो डिवाइसेज होने तो होती है ना, दो डिवाइसेज जो होती हैं बेसिकली वह 10 मीटर के रेंज में होना चाहिए। और वहीं पे वाईफाई का क्या सीन है, या 32 मीटर का बेसिकली कवरेज देता है। यहाँ पे नीड्स लो बैंडविड्थ हो गए, यहाँ पे हाई बैंडविड्थ के देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंसेस हो गए वाईफाई एंड ब्लूटूथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या है, स्टेटमेंट दे रखा है, इट इज ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क of an organization where the remote users can transmit encrypted information through the server of organization, ठीक है। बी वाला देखते हैं, इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट that provide user access to their organization's network while maintaining the security of information transmitted। थर्ड क्या बोला, it is a computer network in which user can access a share pool of computing resources through the service provider। बताओ कौन सा सही है इसमें। देखो VPN क्या होता है, लेट्स से आप कहीं जा रहे हो ट्रेन बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से आप कहीं जा रहे हो, तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स में आते हो तो क्या होगा कि आपको काम करना होगा, ठीक है। काम करना होगा तो आप हमेशा कहीं वाईफाई को लेकर तो घूम नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उसको आपको यूज करना होगा। आपको पता है कि पब्लिक वाईफाई में कितना ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू होता है, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो और सिक्योरिटी चाहते हो तो आप क्या करोगे, VPN का यूज करोगे, ठीक है। VPN के थ्रू आप पब्लिक वाईफाई को यूज कर सकते हो और एक तरह से वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। वो 100% सिक्योर रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी आपको इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, मतलब आपके डाटा को चुरा वगैरह नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली इसकी बात करता है VPN। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटी VPN प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप ऐसा कोई कंटेंट है बेसिकली जो कि रिस्ट्रिक्टेड है यूएसए के सिटीजन्स के लिए, ठीक है, मतलब जो पर्सन यूएसए में ही रह रहे हैं उनके द्वारा बस एक्सेस किया जा सकता है, तो आप VPN के थ्रू उसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। VPN के थ्रू आप कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट्स जो बेसिकली यूएसए के सिटीजन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर अदर भी कंट्रीज के अगर सिटीजन्स के वहाँ पे बस उसको दिखाया जा रहा है। तो लेट्स से वेदर क्या है यूएसए का, समझ रहे हो, अगर बेसिकली वहाँ पे बस उसको दिखाया जा रहा है तो VPN के थ्रू उसको भी एक्सेस कर सकते हो, उसको भी जान सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि यह एक पहला तो ये है कि मतलब अगर आप किसी भी पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी कहीं भी कोई भी अदर वाईफाई को यूज़ कर रहे हो, तो VPN के थ्रू आप जो डाटा वगैरह है उसको सिक्योर वे में ट्रांसफर कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी थर्ड पार्टी आपको उसमें इंटरवीन कर सकता है या फिर डाटा वगैरह को चुरा सकता है या फिर कुछ और कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से इंटरप्शन क्रिएट कर सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, समझ रहे हो। तो यही वाला था। तो इसमें अगर देखें तो इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक इंटरनेट यहाँ पे क्या बोला, सर्वर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड यूजर्स एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग को दर्शा रहा है, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग को, VPN को नहीं।
VPN को नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सी वाला गलत होगा, तो फर्स्ट वाला गलत, सी वाला गलत, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप, VPN क्या है? एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन डिवाइस एंड ए नेटवर्क वाया द इंटरनेट इज नोन एज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN, ठीक है। सिक्योर ट्रांसमिशन होता है सेंसिटिव डाटा का, एडेड बाय इनक्रिप्टेड, इट मेक इट इज पॉसिबल फॉर अनऑथराइज्ड पार्टीज, ठीक है। जो अनऑथराइज्ड पार्टीज होती है बेसिकली उनके लिए इम्पॉसिबल बना देता है कि वो एक्सेस कर पाए जो बेसिकली पर्सन यूज कर रहा है VPN, पब्लिक वाईफाई या फिर पब्लिक किसी भी उसको, ठीक है। By creating secure connection over internet, VPN expand a company's network, कंपनी नेटवर्क को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा VPN का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। बोला है एक आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, ऑर्बिट करते हैं जो कि अराउंड के अर्थ के, वो फॉल नहीं करते हैं अर्थ पे। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस, या उस डिस्टेंस तक जो अर्थ का बेसिकली अट्रैक्शन है, एक तरह से ग्रेविटी वर्क नहीं करता, ठीक है। बी वाला क्या बोला? इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून, मतलब जो अर्थ का अट्रैक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है किसके द्वारा? मून्स के बेसिकली ग्रेविटी के द्वारा। सी क्या बोला? इट प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन। डी क्या बोला? प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। बताओ कौन सा सही होगा? देखो क्या होता है, ये बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट एज सच डिस्टेंस, मतलब बोल रहा है जो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है जो बेसिकली सैटेलाइट्स होते हैं उस डिस्टेंस तक। देखो यह गलत है। क्या होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, हमें देखने को मिलती है वहां तक। ग्रेविटी क्या करता है? पुल करता है सैटेलाइट्स को। लेट्स से सैटेलाइट है अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी पुल करता है सैटेलाइट्स को। बट हमें ये भी देखने को मिलता है जो सैटेलाइट्स होते हैं काफी फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से एक क्या क्रिएट कर देता है? एक फ्री फॉल मूवमेंट क्रिएट कर देता है, फ्री फॉल मूवमेंट क्रिएट कर देता है अलोंग द कर्व पाथ, ऐसे, ठीक है, जिसे हम बेसिकली ऑर्बिट बोलते हैं। अलोंग द कर्व पाथ एक फ्री फॉल मूवमेंट क्रिएट कर देता है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो यार, मतलब आपने कोई रोप लिया हुआ है, ठीक है, रोप से कुछ चीज को अटैच किया हो गया। जब आप इसको रोटेट करोगे, अगर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ये मूव किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है, ठीक है। और आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा इसका, मतलब एक तरह से आप इसको अट्रैक्ट किए हुए हो, ठीक है। इस बॉल को जो बेसिकली इस बॉल से अटैच्ड है यहाँ पे, उसको अट्रैक्ट करके आप ऐसे घुमाओगे तो क्या पता चलेगा आपको? समझ रहे हो? ये बाहर जाएगा नहीं। अगर आप इसको छोड़ दे रहे हो, ग्रेविटी है ही नहीं, लेट से आप इसको छोड़ दे रहे हो, तो क्या होगा? ये कहीं जाके दूर जाके गिरेगा। समझ रहे हो? उसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये एक नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देता है फॉर इट्स मोशन के लिए। समझ रहे हो? फ्री फॉल ना बेसिकली इसके लिए कहीं ना कहीं एक नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देता है। इसी वजह से हमें सैटेलाइट्स कहीं ना कहीं फॉल होती नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। एक काफी अच्छा एग्जांपल आप इसको देख सकते हो। बेसिकली आप खुद ऐसे लो, एक रोप लो, ठीक है, उसमें एक पॉइंट पे आप बॉल बांध दो, बॉल को आप कहीं बांध दिए, फिर उसके बाद रोटेट करो ऐसे। आप रोटेट जब करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बॉल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अरे मौत का जो कुआं होता है, आपने देखा ही होगा। हम्म, मौत का कुआं, मेलों वगैरह में अगर आप गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब बाइक ऐसे चलने लग जाती है, मतलब कुएं में ऐसे चलती रहती है, क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि एक नेसेसरी जो एक्सेलरेशन होता है उसको मिल जाता है बाइक्स को। समझ रहे हो? तो इस वजह से हमारा डी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे बी वाला है इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून। देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे भी अर्थ का जो ग्रेविटी है काफी ज्यादा होता है, तो मून उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जो एग्जैक्ट उसका रीजन था हमने क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? विच इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट? एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट में क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट वाला बोल रहा है एस्ट्राइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटाइड्स व्हाइल द कॉमेट आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल्स। बोल रहा है एस्ट्रॉइड्स क्या हुआ है? एक रॉकी प्लैनेटाइड्स है। प्लैनेटाइड्स मींस क्या होता है? उपग्रह। प्लैनेटाइड्स मींस उपग्रह होता है बेसिकली। तो बोला है एस्ट्रॉइड एक स्मॉल रॉकी उपग्रह है, जबकि कॉमेट क्या है? कॉमेट फॉर्म्ड हुआ है फ्रोजन गैसेस की वजह से, हेल्ड टुगेदर बाय रॉक्स एंड मेटेलिक मटेरियल्स, ठीक है। रॉक्स के बेसिकली ऊपर जो फ्रोजन गैसेस होते हैं उससे कहीं ना कहीं उसको हम कॉमेट बोलते हैं।
ठीक है। सेकंड क्या बोला है, एस्ट्रॉइड आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स। हाँ जी हाँ, हमें जुपिटर और मार्स के बीच में देखने को मिलता है। वाइल द कॉमेट आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मरकरी। कॉमेट्स शो ए परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल्स वाइल द एस्ट्रॉइड डू नॉट। मतलब ये क्या बोल रहा है, कॉमेट ऐसे होता है ना, एक टेल को शो करता है, ऐसे टेल पूछ होती है उसकी कॉमेट की, बट अगर एस्ट्रॉइड की देखें तो उसको उसके पास नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो सी तो सही है हमारा, ठीक है, कॉमेट में हमें ऐसा देखने को मिलता है। जो एस्ट्रॉइड और स्मॉल रॉकी प्लैनेट वाइल द कॉमेट और फ्रो, ये भी हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि जो एस्ट्रॉइड है ना बेसिकली किससे बने होते हैं, रॉक्स एंड मेटल से, और हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में देखने को मिलते हैं। हाँ, जुपिटर ग्रह और जो मार्स ग्रह है बेसिकली उसके बीच में हमें देखने को मिलते हैं एस्ट्रॉइड। कॉमेट क्या है बेसिकली, यहाँ पे बोला है कॉमेट और फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मरकरी। देखो यार, ये बियॉन्ड नेपच्यून हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, नेपच्यून के बियॉन्ड देखने को हमें मिलते हैं। कहाँ से, जो क्यूपर बेल्ट है एंड जो ओर्ट क्लाउड्स है, बेसिकली वहां से देखने को मिलते हैं हमें, वेनस एंड मरकरी देखने को मिलते नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कॉमेट सो परसेप्टिबल ग्रोइंग टेल। ये कैसे होता है, देखो जो आइस वगैरह अटैच्ड होते हैं बेसिकली इससे, जो रॉकी एंड मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उससे जो आइस वगैरह अटैच्ड होते हैं, जो है सन के नियर अबाउट में आते हैं, क्लोज टू द सन, क्या होता है, हीट वेपराइज कर देता है आइस को, ठीक है। जो सन के नियर अबाउट में जब आते हैं हुए तो हीट वेपराइज कर देता है आइस को, तो क्या होता है, एक ग्लोइंग टेल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लोइंग टेल्स हमें जो देखने को मिलता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है इसको कॉमेट का, उसमें पीछे की तरफ एक पूंछ देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दूसरा हमारा गलत है। हमें क्यूपर बेल्ट एंड ओट क्लाउड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेनस और मरकरी के बीच में नहीं देखने को मिलते। देख सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, एस्ट्रॉइड समथिंग कॉल्ड माइनर प्लैनेट, हम इसे माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, आर रॉकी एयरलेस रिमिनेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। कॉमेट आर फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ डस्ट रॉक एंड आइस। डस्ट रॉक एंड आइस से कंपोज्ड होते बेसिकली हुआ है, ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। व्हेन द कॉमेट ऑर्बिट ब्रिंग इट क्लोज टू द सन, जो कॉमेट का ऑर्बिट है बेसिकली जब सन के क्लोज आता है तो जो हीट्स होते हैं वो वेपराइज कर देते हैं किसको, आइसिस को, तो हमें इसकी वजह से ग्रोइंग टेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और ऑल्सो द कॉमेट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बेल्ट बिटवीन मरकरी एंड वेनस, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सेकेंड वाला गलत था, थर्ड वाला सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। Geostationary orbit. A satellite is said to be in such orbit when geostationary orbit कब कहा जाएगा कि सैटेलाइट उसमें है, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, ये अर्थ है ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इक्वेटर से बेसिकली ये जियोसिंक्रोनस होता है, ऐसे ऐसे जो रोटेट करता है पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, तो ऐसे बोल रहा है, फर्स्ट वाला सही है। ऑर्बिट इज सर्कुलर, जी हाँ ये सर्कुलर होता है। ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, जी हाँ ये हमें अर्थ इक्वेटर से पास होता हुआ दिखता है, ठीक है, उसी के स्टेट में होता है, हमें बेसिकली देखने को मिलता है, अर्थ के इक्वेटर से पास होता है, ठीक है। थर्ड वाला सही है। ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। देखो यहाँ पे माइल होता है ना, तो हम इसे करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, माइल होता तो करेक्ट मान लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि किलोमीटर, तो ये हमें 36,000 किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है, ना कि 22,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी वजह से चौथा हमारा गलत होगा। और यहाँ पे जो जियो सिंक्रोनस दे रखा है, जियो सिंक्रोनस मीन्स क्या होता है, जियो सिंक्रोनस मीन्स होता है जो सैटेलाइट होगा कंप्लीट करेगा 1 रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, समझ रहे हो, मतलब जैसे अर्थ कितने दिन में, कितने एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में करता है सन का, 365 दिन में ना, वैसे सैटेलाइट मतलब जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वैसे सैटेलाइट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो जियो सिंक्रोनस उसे बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमारा गलत, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या बोला था, ऑर्बिट इज सर्कुलर, जी हाँ सही है, ये परफेक्टली सर्कुलर होना चाहिए टू मेंटेन ए फिक्स पोजीशन ओवर द अर्थ, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन जो होता है बेसिकली उसको मेंटेन करने के लिए इसका जो पाथ होना चाहिए, इसका जो ऑर्बिट होना, दैट मस्ट बी इन सर्कुलर, ठीक है। थर्ड वाला ऑर्बिट लाइन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, जी हाँ ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि चौथा हमारा गलत है, वो 36,000 किलोमीटर होगा, ठीक है। आप देख सकते हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज वन टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ओनली, तो फर्स्ट वाला हमारा सही है।
स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, सर्कुलर ऑर्बिट आर क्लासिफाइड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। हेंस द टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट। थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, while the geosynchronous satellites can have any inclination, geostationary orbit lying on the same plane as equator। मतलब जैसे इक्वेटर है बेसिकली उसके सेम प्लेन पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कौन सा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होते हैं। फोर्थ वाला हमारा गलत है क्योंकि 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द सर्फेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर इज एट बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन। बोला जो सरफेस है बेसिकली लेक्स का हमें फ्रोजन देखने को मिलता है विंटर के टाइम पे, बट उसके नीचे का जो वाटर होता है बेसिकली वो लिक्विड में होता है, क्यों होता है ऐसा। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सिंस द surface of lake is at the same temperature as the air, no heat is lost, density of water is maximum at 4 degree Celsius, none of the statement ABC is given above is correct। बताओ कौन सा सही होगा इसमें। इसका आंसर होगा सी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है विंटर में वाटर कूल डाउन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डेंस देखने को मिलता है और सिंक होता हुआ दिखता मिलता है, ठीक है। जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है इट मीन्स इसका मैक्सिमम डेंसिटी है। सो जब सरफेस वाटर क्या होता है कूल डाउन होता है बेसिकली बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, यह लेस डेंस हो जाता है जिसकी वजह से हमें टॉप पे देखने को मिलता है और वहीं पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस होता है तो लेस डेंस हो जाता है, हमें बेसिकली सरफेस पे या फ्रोज होता हुआ दिखता है। और जो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसर वाटर होता है वह हमें बॉटम ऑफ द लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि मतलब वाटर कूल डाउन हुआ, ठीक है, कूल डाउन हुआ तो सिंक किया, डेंस है तो सिंक किया तो फिर बेसिकली नीचे है ये पड़ा हुआ है, ऊपर वाला जो लेयर होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। सिंस द मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस है, जब ये कम होगा तो ऊपर फ्रीज कर जाएगा तो ये नीचे वाला ऐसे लिक्विड में ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी को बता रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बोला आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देखो ये हमारा सही है बट ये ट्रू रीजन नहीं है इसका, समझ रहे हो, सही तो है बट एक रीजन जो है बेसिकली इसका रीजन पूछा ना वह नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा। सेकंड वाला सरफेस, सिंस द सरफेस ऑफ लेक्स इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर, नो हीट इज लॉस्ट, ये गलत है हमारा भी, ठीक। तो बेसिकली ये हो गया 8 वाला क्वेश्चन का, आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर अटेन मैक्सिमम डेंसिटी एज 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमने प्रोसेस का बता दिया था, आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, व्हाई। They use living organism as catalyst to generate electricity from certain substrates. They use a variety of inorganic material as substrates. They can be installed in wastewater treatment plant to cleanse water and produce electricity. Which of the statement above is are correct? बताओ कौन सा सही है इसमें से, हमें बताना, ठीक है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है, यह एक डिवाइस है बेसिकली जो कि यूज करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, किसके लिए, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बाई ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करके बैक्टीरिया के थ्रू कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो माइक्रोवेव सिलसिले हो गया, फर्स्ट बोल रहा है द यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एट कैटलिस्ट बाई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट, ये हमारा फर्स्ट सही है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वह क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं ना उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। दूसरा बोला दे यूज वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज सबस्ट्रेट्स, नहीं यार ये गलत है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को नहीं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया सीवेज हो गया, फूड वेस्ट हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं आते, तो बी वाला गलत होगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला, दे कैन बी इंस्टॉल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ ये सही है, वाटर को क्लीन करने और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। इसकी वजह से प्रोसेस कहीं ना कहीं हमें सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट प्रोसेस देखने को मिलता है। क्या सस्टेनेबल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा आंसर सही है, सी विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। नोबल बायो इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक कॉल्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल,
purpose to generate power using electrons from biological reaction that bacteria catalyze। ठीक है, देखो माइक्रोब्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, जो सर्किट के थ्रू फ्लो होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द एनर्जी प्रोड्यूस बाय एमएफसी विल बी सफिशिएंट टू पार्शियली मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन अर्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जी हाँ, इससे हमारा थर्ड वाला देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा थर्ड वाला गलत, सेकंड वाला गलत था, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज नहीं किया जाता, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, कूल डाउन द रिएक्टर, स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शंस। बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है D2O का। D2O मतलब हैवी वाटर, इसका कौन सा फंक्शन है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारा सही होगा। ठीक है, ये हमारा सही होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बेसिकली, उसमें अगर न्यूट्रॉन स्लो वे में रोटेट कर रहा है तो यह ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इट विल बी मोर इफेक्टिव। किसके लिए, जो चेन रिएक्शन होता है बेसिकली उसको सस्टेन करने के लिए जो न्यूट्रॉन्स का स्पीड है वह स्लो डाउन, स्लो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है हैवी वाटर, स्पीड को स्लो कर देता है न्यूट्रॉन्स को, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो हैवी वाटर है वह न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करता है, ना कि इंक्रीज करता है। ठीक है, कूल डाउन द रिएक्टर, देखो यार ये गलत होगा, क्योंकि ये काम होता है किसका, कूलेंट का। ठीक है, कूलेंट का काम होता है, जैसे वाटर का यूज किया जा सकता है, अदर फ्लूइड्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, हैवी वाटर का यूज करेंगे। इस फॉर द स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसको तो कंट्रोल रॉड के थ्रू कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाता है ना, कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बेसिकली उसको एब्जॉर्ब किया जाता है इसके थ्रू, और रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, तो बेसिकली हमारा गलत होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, moderator is used in nuclear reaction for slowing down the neutrons produced during the fission reaction so that the chain reaction can be sustained। ठीक है, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है बेसिकली उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली उसको स्लो डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई मॉडरेटिंग रेशियो, लो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब क्रॉस रिएक्शंस, हैवी वाटर मेक अ गुड मॉडरेटर। ठीक है, ड्यूटेरियम D2O, popularly known as heavy water, is hydrogen isotopes with a mass double that of regular hydrogen. It is a component of water। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू कंज्यूमर। बोल रहा है एक कंपनी है कोई, ठीक है, और मार्केटिंग कर रही है किसी फूड प्रोडक्ट्स का, और वो बोल रही है कि मेरा आइटम ट्रांस फैट्स को कंटेन नहीं करता, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू कस्टमर्स। फर्स्ट बोला द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड ऑफ एनिमल फैट्स एंड ऑयल। थर्ड बोला द ऑयल यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। बताओ इनमें से कौन सा होगा। देखो ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, ट्रांस फैट्स एक आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं, हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स में, जब उसको हाइड्रेटेड किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमें जो वेरियस जो हार्ट डिजीजेस होगा उसका रिस्क में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब हमें हार्ट डिजीजेस वगैरह देखने को मिलते हैं उससे। तो यानी जो थर्ड वाला है, तो ऑयल यूज आर नॉट लाइकली टू डैमेज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, ये हमारा सही होगा। ठीक है, ये गलत होगा। फर्स्ट बोला द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रो जनरेटेड ऑयल, जी हाँ ये हमारा सही है। अगर ट्रांस फैट नहीं है तो हाइड्रो जनरेटेड ऑयल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या बोला, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट एंड ऑयल। देखो कुछ जो एनिमल फैट्स होते हैं ना, काफ़ी स्मॉल अमाउंट में नेचुरल जो ट्रांस फैट्स होते हैं उसको कंटेन करते हैं। अगर देखो रिसेंट टाइम में जो ज़्यादा कंसर्न देखा गया है जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स होते हैं उसको, उसमें ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स होते हैं बेसिकली फ्रॉम हाइड्रोजनेटेड ऑयल से, उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल का कंसर्न देखा गया है। तो सेकेंड वाला जो बोल रहा है द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट एंड ऑयल, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल होता है ना, नेचुरल ट्रांस फैट्स होता है। और अगर देखें तो जो नेचुरल ट्रांस फैट्स होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, तो इसकी वजह से बी विल बी रॉन्ग आंसर, सी हमारा सही रहेगा। ठीक है, सी आंसर सही है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे।
फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। इफ items do not contain trans fat, it means the food product are not made out of hydrogen generated oil. If items do not contain trans fat, it is means that oil use are not likely to damage किसका cardiovascular health, मतलब आपको हार्ट डिजीज वगैरह नहीं होगी, हार्ट अटैक वगैरह के सिचुएशन काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाला बोल रहा है फूड प्रोडक्ट्स कंसिस्टिंग ट्रांस फैट कैन बी मेड यूजिंग एनिमल फैट एंड ऑयल। मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, इसको उससे यूज किया जा सकता है। ट्रांसफैट जो बेसिकली ये सब नेचुरल होता है ना, एनिमल जो ट्रांसफैट होता है नेचुरल होता है, जिसकी वजह से ज्यादा हार्मफुल हमें नहीं जिसकी वजह से ज्यादा हार्मफुल नहीं देखने को मिलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड एलईडी लैंप्स। जो CFL एंड एलईडी लैंप्स होते हैं बेसिकली उसमें डिफरेंस पूछा है। आओ स्टेटमेंट को देखते हैं। टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज मरकरी वेपर फॉस्फोर व्हाइल द एलईडी लैंप्स यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। बोल रहे हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए CFL किस चीज का यूज करता है, मरकरी वेपर का, फॉस्फोर का, जबकि एलईडी अगर देखें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज करता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच मोर देन दैट ऑफ एलईडी लैम्प। बोल रहा है जो एवरेज लाइफ स्पैन बेसिकली CFL का ज्यादा है एज कम्पेयर टू एलईडी लैम्प, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, CFL इज लेस एनर्जी इफिशियंट एज कम्पेयर टू एलईडी लैम्प। सेकेंड वाला देखो, लाइफ स्पैन पहले CFL आया फिर एलईडी आया। अगर CFL पहले रहता है एलईडी बाद में आता है तो ऑब्वियसली जो एलईडी का लाइफ स्पैन होगा उसको ज़्यादा बनाया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट बनाया जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें बोल रहा है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एलईडी लैम्प। यह गलत होगा हमारा। CFL का हमारा 8,000 घंटे देखने को मिलता था, मतलब एक CFL 8,000 घंटे तक जल सकता है। वहीं जो एलईडी लैम्प है इसका हमारा 25,000 से 50,000 घंटे तक देखने को मिलता है, समझ रहे हो। काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल में इसमें इंक्रीज देखने को मिला है लाइफ स्पैन में अगर देखें तो एलईडी लैम्प में। इस वजह से बी वाला हमारा गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है CFL इज लेस एनर्जी इफिशियंट एज कम्पेयर टू एलईडी लैम्प। जी हाँ, CFL लेस एनर्जी इफिशियंट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वाला, टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज मर्करी वेपर एंड फॉस्फोर व्हाइल द एलईडी लैम्प यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। जी हाँ, हमारा मरकरी क्या करता है, मरकरी वेपर इमिट करता है यूवी लाइट को, ठीक है। यूवी लाइट को मरकरी वेपर इमिट करता है और जो फॉस्फोर कोटिंग होता है बेसिकली इनसाइड द बल्ब किया जाता है, ठीक है। जो CFL होता है बेसिकली उसके इनसाइड में यहाँ पे फॉस्फोर की कोटिंग किया जाता है और जो मरकरी वेपर्स होता है इसमें फिल किया जाता है, ये इमिट करता है यूवी लाइट को, जिसकी वजह से हमें उजाला देखने को मिलता है। जी हाँ, ये सही हमारा फर्स्ट एंड थर्ड से ये सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला करेक्ट है। द एलईडी इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स विथ टू लीड्स। इट इज ए PN जंक्शन डायोड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उतना जानो बस, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। एलईडी बल्ब आर मच मोर इफिशिएंट देन CFL बल्ब इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन एंड लाइफ ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एस्पार्टम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड इन मार्केट। एस्पार्टम क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है बेसिकली, हमें मार्केट में सोल्ड होता हुआ दिखता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोवाइड कैलोरीज लाइक अदर एमिनो एसिड्स एट इट इज यूज्ड एज लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट्स इन फूड आइटम्स। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस यूज। बोल रहा है एस्पार्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है बेसिकली, हमें सोल्ड होता हुआ दिखता है मार्केट में, ठीक है। ये अमीनो एसिड को कंटेन करता है, उसके साथ साथ कैलोरीज को लाइक अदर अमीनो एसिड जो होते हैं बेसिकली उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर भी हमें यह देखने को मिलता है इसे एज ए लो कैलोरी स्वीटनिंग यूज किया जाता है अगर हम फूड आइटम्स में देखें तो। क्यों होता है ऐसा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस यूज। स्टेटमेंट फर्स्ट बोला एस्पार्टम इज एज स्वीट एज टेबल शुगर बट अलाइक द टेबल शुगर इट इज नॉट readily ऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लैक्स ऑफ रिक्विजिट एंजाइम। देखो एस्पार्टम जो है ना बेसिकली अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, जो एंजाइम लिमिटेशंस है उसकी वजह से कोई भी ऐसा रेसिस्टेंट हमें देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत होगा। सेकेंड क्या बोला, व्हेन एस्पार्टम इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग द स्वीट टेस्ट रिमेन बट इट बिकम रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। देखो ये वाला इतना तो सही है, व्हेन एस्पार्टम इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग द स्वीट टेस्ट रिमेन, ये सही है, बट इट इज बिकम रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ये इरेलीवेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये गलत होगा।
थर्ड क्या बोला है, एस्पार्टम इज एज स्वीट एज शुगर बट आफ्टर इंजेस्टेशन इनटू बॉडी इट कन्वर्टेड इनटू मेटाबोलाइट्स दैट यील्ड नो कैलोरीज। भाई जब एस्पार्टम ब्रेक डाउन होगा इनटू मेटाबोलाइट्स में तो ऑब्वियसली कैलोरीज को कहीं ना कहीं यील्ड करेगा, ठीक है, कैलोरीज को यील्ड करेगा भाई, यहाँ पे नो कैलोरीज है, गलत होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, जब एस्पार्टम मेटाबोलाइट होगा बेसिकली बॉडी में तो वह कैलोरीज को यील्ड करेगा, तो थर्ड वाला हमारा गलत है। डी क्या बोला है, एस्पार्टम इज सेवरल टाइम्स स्वीटर देन टेबल शुगर, ठीक है, हेंस फूड आइटम्स मेड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एस्पार्टम यील्ड फ्यूअर कैलोरीज ऑन ऑक्सीडेशन। जी हमारा हमारा ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर देखें तो एस्पार्टम हमें लगभग 200 टाइम्स स्वीटर देखने को मिलता है, इससे जो टेबल शुगर्स होते हैं उससे ज़्यादा, उससे, ठीक है। और अगर देखें तो हमें बहुत कम अमाउंट में इसको लेना होता है एज कम्पेयर टू जो टेबल शुगर होता है, समझ रहे हो। अगर जहाँ पे आपको, आप चाय पी रहे हो, एक कप चाय में लगभग 2 टीस्पून आप वो डालते हो, शुगर डालते हो, और इस एस्पार्टम को अगर एक छोटा सा पार्टिकल इसमें डाल दे रहे हो तभी ये मीठा हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके कंपैरिजन में इसमें बहुत लेस लग रहा है, अगर देखें तो जो टेबल शुगर है उसके कंपैरिजन में जो एस्पार्टम काफी कम क्वांटिटी में हमें ज्यादा मीठा होता हुआ दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं फ्यूअर कैलोरीज एड होता हुआ दिखता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे एस्पार्टम इज नॉन सैचुराइड आर्टिफिशियल स्वीटनर 200 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज, ठीक है, लगभग 200 टाइम्स हमें ज़्यादा इसमें मीठापन देखने को मिलता है अगर हम देखें सुक्रोज से, ठीक है। कॉमर्शियल नेम फॉर इट और नुत्रा स्वीट हो गया इक्वल एंड कैंड्रेल, इट इज ए मिथाइल ईस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, बिकॉज एस्पार्टम इज मच स्वीटर देन टेबल शुगर फूड प्रोड्यूस विद इस प्रोडक्ट्स फ्यूअर कैलोरीज व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, हमें फ्यूअर कैलोरीज देखने को मिलती है क्योंकि काफी लेस क्वांटिटी में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, रिसेंटली ओली जयपर वाज इन न्यूज व्हाट इट इज। ओली जयपर रिसेंटली हमें न्यूज में देखने को मिला था, उस टाइम का न्यूज है बेसिकली 2011 का, यह क्या है एग्जैक्टली देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें इट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रेमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लेजेस और ऑयल स्पिल्स, ठीक है, ये वाला हमारा सही है। ऑयल जो स्पिल्स होते हैं आप ओशियन में ही ले लो, जब ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो कभी कभी लीकेज की वजह से ओशियन में फैल जाते हैं इसको, तो एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसके रेमिडिएशन के लिए, ठीक है, जो फैले होते हैं इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो फिशेज होते हैं बेसिकली ओशियन में उनको उनकी डेथ होती दिखती है काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें, जो बेसिकली नॉर्दर्न अटलांटिक है वहाँ पे देखने को मिला था एक सिचुएशन ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर गई थी, और जो अदर क्रिएचर्स थे ओशियन में उसमें भी डेथ देखने को मिला था। बेसिकली एक ओली जयपर को बनाया गया है बेसिकली कि एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है ऑयल स्पिन ऑयल स्लेजेस वगैरह तो उसको रिमूव कर पाए, उसका रेमिडिएशन कर पाए, ठीक है। ओली जयपर इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर ऑयल स्लेजेस ऑयल स्पिल रेमिडिएशन। ओली जयपर इज न्यू टेक्नोलॉजी यूजिंग किस क्या करता है, यूज बैक्टीरिया टू गेट राइड ऑफ ऑयल स्पिल्स, ठीक है। इट इज अ बायो रेमिडिएशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ ओली जयपर बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया की यूज करता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। The Oligeyper consume hydrocarbon molecules found in crude oil and oily sludge, a dangerous hydrocarbon waste product produced by oil refineries, ठीक है। क्या आप देखो हाइड्रोकार्बन उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें क्रूड ऑयल एंड ऑयली स्लज में, जो कि एक काफी डेंजरस चीज है, ठीक है। तो क्या करता है बैक्टीरिया उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू हार्मलेस CO2 एंड वाटर में, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, बोला है ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नोन एज ब्लू रे डिस्क इज बिकमिंग पॉपुलर। जो ब्लू रे डिस्क होता है बेसिकली वो पॉपुलर होता हुआ दिख रहा है। इन व्हाट वे डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डीवीडी, जो ट्रेडिशनल डीवीडीज होते हैं बेसिकली होते थे वह कैसे डिफरेंस उससे कैसे डिफरेंट है ब्लू रे डिस्क, हमें यह बताना है। बोला है डीवीडी सपोर्ट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो वाइल बीडी जो ब्लू रे डिस्क है सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन वीडियोज। जी हाँ, हमारा ऐसा ही है क्योंकि हमें 720 उसमें देखने को मिलता था, और जो ब्लू रे डिस्क है हमें 1080p पे देखने को मिलता है, फिर उसके बाद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है इसको, तो ये फर्स्ट वाला हमारा सही है। दूसरा बोला है कंपेयर टू डीवीडी बीडी फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम मोर स्टोरेज कैपेसिटी। कंपेयर टू डीवीडी, अगर डीवीडी से कंपेयर करें जो ब्लू रे डिस्क है बेसिकली उसका फॉर्मेट हमें ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज की प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो क्या सही है, जी हाँ एक सही है। इसमें हमें लगभग 4.7 GB का स्टोरेज मिलता था, अगर यहीं पे बीडी में देखें तो हमें 25 GB का स्टोरेज दिखता है सिंगल लेयर में, डबल लेयर में हमें 50 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर इससे कंपेयर करें तो लगभग 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं।
थर्ड क्या बोला, थिकनेस ऑफ बीडी इज 4 mm वाइल द डीवीडी इज 1.2 mm। देखो ये गलत है, क्योंकि हमें दोनों का लगभग थिकनेस कितना कितना देखने को मिलता है, 1.2 mm। ठीक है, 1.2 mm देखने को मिलता है, 4 mm नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। हमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। एक टाइप है किसका, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज का, दैट कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ डिजिटल डाटा बट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू स्टोर पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियोस। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। ब्लू-रे डिजिटल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट सिमिलर टू सीडी एंड डीवीडी दैट इज डिजाइन टू रिकॉर्ड एंड प्ले अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हाई डेफिनेशन क्वालिटीज। बेसिकली 4K वगैरह वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड करेक्ट है, ब्लू-रे डिस्क इंक्लूड दिस फीचर 550 GB कैपेसिटी, ईच डिस्क कैन होल्ड मोर देन 10 टाइम्स स्टैंडर्ड डीवीडीज। ठीक है, लगभग 50 DB हमें स्टैंडर्ड डीवीडी, स्टैंडर्ड जो डीवीडीज होते हैं उससे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट, थर्ड वाला इनकरेक्ट है क्यों, द साइज ऑफ ब्लू रे डिस्क इज 120 mm इन डायमेंशन, 120 मीटर। ठीक है, तो दोनों का कहीं ना कहीं सेम है, 1.2 mm हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देन द बार्क ऑफ अ ट्री रिमूव इन सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट बेस, इट इज ग्रेजुअली डाइड बिकॉज ऑफ water from soil cannot rise to aerial part. Root are starved of energy. Tree is infected by the soil microbes. Root do not receive water from respiration. बताओ कौन सा होगा। देखो जो बार्क होता है ना, जो बेसिकली बार्क होता है ट्री का, वो पोएम को इंक्लूड करता है उसमें, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लीव्स टू रूट तक, पत्तियों से रूट तक जो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बेसिकली बनते हैं, जैसे शुगर वगैरह हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्या, पोएम। अगर इसके बाग को रिमूव कर दिया जा रहा है, बेसिकली सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर फैशन में काट दिया जा रहा है, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, लीव से रूट तक जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, रूट आर स्टार्व बाय ऑफ एनर्जी। रूट क्या होगा, रूट को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो पेड़ होगा वह मर जाएगा। ठीक है, तो बी विल द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, ए लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, व्हाई, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू अर्थ। देखो भाई, ओजोन तो हमें स्टेरियोस्फीयर में देखने को मिलता है ना, आइनोस्फीयर तो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो ओजोन ओजोन बेसिकली ये गलत होगा हमारा, ओजोन हमें स्टेरियोस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर देखें तो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, कोई भी इसका रोल नहीं है कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करता है, जो यूवी, जो सन रेज से यूवीज वगैरह निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। ओजोन का कोई रोल हमें इसमें नहीं देखने को मिलता है कि वह रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो आखिर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट क्या होता है, देखो रेडियो वेव्स जो होता है ना उसका रिफ्लेक्शन अकर होता है क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया आइनोस्फीयर में, उसकी वजह से। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली आइनोस्फीयर में, जैसे आयन आयन हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वो है रिफ्लेक्ट करते हैं जो रेडियो वेव्स होते हैं उसको। ठीक है, तो इसकी वजह से फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा। सेकंड क्या बोला, रेडियो वेव्स है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ये गलत होगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि कंटेन करता है आयन नॉट ओजोन इन प्रेजेंट इन स्टेरियोस्फीयर नॉट इन आयनोस्फीयर। ठीक है, ओजोन हमें स्टेरियोस्फीयर में देखने को मिलता है, आयनोस्फीयर में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, दे हैव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू एज लो एज 3 किलोहर्ट्ज। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर्स। इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective of this, जो जेनेटिकली इंजीनियर बीटी ब्रिंजल है बेसिकली उसको डेवलप किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट, टू improve its taste and nutritive quantities, to make the drought resistant, to make its shelf life longer। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, टू improve its taste and nutritive qualities, टू improve its taste and nutritive qualities। देखो इसका एक प्राइमरी गोल नहीं है, तो इसकी वजह से गलत होगा, टू मेक इट ड्रॉट रेसिस्टेंट, यह नहीं करता बीटी ब्रिंजल, यह नहीं कर सकता। ठीक है, टू मेक इट सेल्फ लाइफ लॉन्गर,
जो सेल्फ लाइंग लॉन्गर बेसिकली अनरिलेटेड है बीटी जीन से, ठीक है, बीटी जीन से अनरिलेटेड है बेसिकली, ये भी गलत हो जाएगा। टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट, जी हाँ ये हमारा सही होगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बीटी ब्रिंजल इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बेसिकली क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग क्राई फर्स्ट एसी जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थ्रू into brinjal, ठीक है। Brinjal plants now have resistant to lepidopteran pests such as brinjal fruits, shoot borer and shoot fruit borer as a result of gene insertion, बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2011 का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम 2012 का क्वेश्चन देखेंगे। सिंस इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लगभग कितने 18 क्वेश्चंस थे, तो इसको अब हम 2012 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।